हेलो बच्चों, तो आज नया सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के IUPAC 3 पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा। ठीक, तो उन पार्ट्स को आप लोग देख लीजिए। और आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का आज पहला चैप्टर है। कोशिश करेंगे आज के ही लेक्चर में ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि पूछा नहीं गया, पूछा जाता है। इसलिए हमको तो पढ़ना है। कहानी की तरह मैं बताऊंगा और कहानी की तरह आपको सुन लेना है, समझ लेना है। 1 या 2 बार में वीडियो देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो पहला जो चैप्टर है फार्माकोलॉजी का वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। मीन्स फार्माकोलॉजी क्या है और उसका क्या क्या स्कोप है। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन। क्या है फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। किससे? 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। और वो जो ग्रीक वर्ड हैं वो क्या है, फार्माकॉन और लोगोस। फार्माकॉन और लोगस से मिलकर बना है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग, फार्माकॉन मीन्स ड्रग, और लोगोस मतलब साइंस या नॉलेज। तो ड्रग के साइंस को या साइंस ऑफ ड्रग या नॉलेज ऑफ ड्रग या स्टडी ऑफ ड्रग कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ठीक, तो सिंपल सी चीज़ है फार्माकोलॉजी। भाई इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ोगे आप? पहले तो फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकॉन और लोगोस, फार्माकॉन का मतलब ड्रग, लोगस का मतलब साइंस या नॉलेज। ठीक, तो फार्माकोलॉजी क्लियर हो गई। मतलब होता क्या है, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। हम फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं कि ड्रग की स्टडी करते हैं। जो ड्रग्स हैं उनकी स्टडी करेंगे कि लिविंग सिस्टम पे ये किस तरह से अपना एक्शन शो करते हैं। जो शो करते हैं एक्शन, वही फार्माकोलॉजी का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या भाई, इस स्टडी में क्या क्या इंक्लूड होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, किस तरह से रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और अपना एक्शन शो करता है। उसके बाद एक्शन शो करने के बाद क्या होता है, उसका थेरेपेटिक यूज़, एक्शन शो करता है किस तरह से उसका यूज़ है। और क्या देखेंगे, यूज के साथ साथ थेरेपेटिक इंडेक्स के साथ साथ थेरेपेटिक इफेक्ट के साथ साथ एडवर्स इफेक्ट, यानी ड्रग की टॉक्सिसिटी या एडवर्स या साइड इफेक्ट, या बेसिकली बोला जाए तो क्या, साइड इफेक्ट। मीन्स कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल मॉइटी अगर बॉडी के अंदर गई है तो हमारे जो है सिस्टम के साथ किस तरह से एक्शन करेगी, किस तरह से फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होगा, कैसे उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होगा, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बाद किस तरह का थेरेपेटिक यूज़, थेरेपेटिक इफ़ेक्ट शो करेगा, और बाद में बाई प्रोडक्ट जो होते हैं भाई, ड्रग के साथ साथ एक्शन के साथ साथ रिएक्शन भी होती है, तो ड्रग के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ड्रग के एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो अब ये भी जानना ज़रूरी है ड्रग क्या होती है। कोई भी केमिकल मॉइटी, कोई भी केमिकल मॉइटी या केमिकल एंटाइटी जो भी है, दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है उसको जो अफेक्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड ड्रग। एनी केमिकल सब्सटेंस or any chemical moiety that affect the process of living organism is called drug। ठीक, अब बात कर लेते थोड़ी सी हिस्ट्री की, कहाँ से आया। तो कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का रिलेशन होता है एंशिएंट टाइम से, यानी पुराने समय से। कहते हैं ना, वंस अपॉन ए टाइम। ठीक, कोई भी कहानी कही जाए तो एंशिएंट टाइम पे जो कल्टीवेशन सिविलाइजेशन था, एंशिएंट टाइम पे जो पहले के लोग जो रहा करते थे, उन्होंने वो क्या किए, जैसे किसी तरह की किसी को कोई बीमारी हो जाए, कोई घाव हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी पे पेड़ गिर जाए, किसी को जानवर काट ले, भाई जाहिर सी बात पहले लोग जंगलों में रहा करते थे।
तो जो रहते थे तो उसके इलाज के लिए वो डिपेंडेंट किस पे थे? प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और रॉक्स पे, यानी जहाँ से मिनरल्स मिला करते थे। तो वो क्या करते थे, प्लांट, एनिमल और मिनरल्स, इनके बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं जो वो लोग यूज़ करते करते, इस्तेमाल करते करते सीख गए थे। उनका मेडिसिनल यूज़ और मेडिसिनल इफ़ेक्ट किस पे? हमारे बॉडी टिश्यू पे। ये सारी चीज़ें उन लोगों को क्लियर थी और वहीं से शुरू होती है, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। जो हम फार्माकोलॉजी में आज पढ़ रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के दम पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके थे, वहीं से रिसर्च चालू हुई, वही बेस था किसका? फाउंडेशन था फार्माकोलॉजी का। ठीक भाई, जाहिर सी बात फार्माकोलॉजी नाम नहीं जानते थे वो लोग, बाकी उस समय प्लांट से या एनिमल से जो एक्सट्रैक्ट निकालते थे, उस ड्रग का या उस एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल बॉडी में किस तरह से होगा और वो टिश्यूज़ के साथ किस तरह का इफ़ेक्ट दिखाएगा, वो सारी चीज़ें उन लोगों को नॉलेज थी। ठीक, अब और अगर बात करें तो एक रुडोल्फ बुकमैन एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? रुडोल्फ बुकमैन। ये जर्मन के फार्माकोलॉजिकल साइंटिस्ट थे या जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट थे, जर्मन के फार्माकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट या फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी। फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी किसने? जर्मन साइंटिस्ट या जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट रुडोल्फ बुकमैन ने। ठीक, दूसरे एक और साइंटिस्ट हैं जिनको फादर कहा जाता है मॉडर्न फार्माकोलॉजी का, ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। कौन थे? ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। ये जो है मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। इन्होंने क्या किया था, क्यों कहा जाता है? इन्होंने फर्स्ट टाइम, एक यूनिवर्सिटी थी स्ट्रासबर्ग में, और स्ट्रासबर्ग कहाँ पे है? फ्रांस में। वहाँ पे फ्रांस में एक शहर है जहाँ स्ट्रासबर्ग, ठीक वहाँ पे यूनिवर्सिटी है स्ट्रासबर्ग की। उस जगह पे इन्होंने सबसे पहले फार्माकोलॉजी की टीचिंग स्टार्ट की थी, उसकी पढ़ाई स्टार्ट की थी। दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजिस्ट। औषधि विज्ञान के फादर कहा जाता है इनको। ठीक, ये तो हो गई थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन की बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्कोप क्या है, क्या क्या स्कोप हो सकता है फार्माकोलॉजी का। ठीक, स्कोप में क्या है? स्कोप मतलब कोई भी एरिया जहाँ कुछ किया जा सके, कोई भी एरिया जहाँ कुछ किया जा सके, जैसे कोई एक्ट, किसी तरह का कोई काम चालू हो, ऑपरेशन चालू हो, कोई पावर हो या उसको कंट्रोल करने की क्षमता हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्कोप में। अब ये कैसे एक्शन में आएंगी ये हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, स्कोप में मैंने एक छोटा सा वो मॉड्यूल बनाया है, छोटा सा डोमेन बना है किसका? रिसर्च। देखो सबसे पहले क्या है, रिसर्च पे स्कोप है। फिर क्या है, देखो एकेडमिक, इंडस्ट्रीज़ में है और एकेडमिक्स में है। किसमें? एकेडमिक्स में। ठीक, इन जगहों पे रिसर्च में और इंडस्ट्रीज़ में, एकेडमिक्स में इसका बहुत सारा स्कोप है। वो स्कोप क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले रिसर्च वर्क में, रिसर्च वर्क में क्या होता है? ड्रग का डेवलपमेंट। रिसर्च वर्क में क्या क्या आता है? ड्रग का डेवलपमेंट। अब ड्रग का डेवलपमेंट अचानक से तो हो नहीं जाता, उसके लिए ड्रग की डिस्कवरी करनी पड़ती है, उसके लिए ड्रग की डिस्कवरी करनी पड़ती है, और जब ड्रग बन जाएगी तो उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, तभी तो जाके ड्रग फाइनली ड्रग जिसको हम बोलते हैं फाइनली आएगी मार्केट में। तो स्टेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट की बात अगर करें, अगर स्टेजेस की बात करें ड्रग डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले जो स्टेज हमारी आती है वो क्या आती है? ड्रग डिस्कवरी। सबसे पहले ड्रग की डिस्कवरी करेंगे। ठीक, जब ड्रग की डिस्कवरी हो जाए उसके बाद क्या करेंगे? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे।
अब अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या, क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेज आएगी, राइट। किसकी आएगी, क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेज आएगी। अब ये सारे काम, जैसे अभी रिसेंट में क्या आया था, कोरोना आया था। अब कोरोना में ये सारे काम किए गए हैं, इन सब चीज़ों को रिलेट कर लो जो अभी, क्योंकि काफ़ी कुछ न्यूज के माध्यम से आप लोगों को जानकारी हो भी गई होगी। भाई जैसे अचानक से कोई डिजीज़ आ गई, कोई बीमारी, कोई महामारी आ गई है, जैसे कोरोना पैंडेमिक थी, एपिडेमिक, कोई बहुत सारी बीमारियां आ जाएं, तो क्या अचानक से ड्रग की डिस्कवरी करनी पड़ेगी। जब ड्रग डिस्कवरी करनी पड़ेगी तो रातों रात कोई ड्रग जो है डिस्कवर तो हो नहीं जाती है। तो ड्रग डिस्कवरी के लिए सबसे पहले क्या होगा, उसके भी कुछ स्टेप होते हैं, जैसे रैंडम स्क्रीनिंग करा ली जाए, रैंडम स्क्रीनिंग करा ली जाए, या फिर सेरेंडिपिटी हो जाए, यानी ये बाई चांस है ना, या रेशनल ड्रग डिज़ाइन, रेशनल जो देखो रैंडम स्क्रीनिंग में, भाई जैसे कोरोना का ड्रग है, रैंडमली कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया गया कि कहीं से दवा बन के मिल जाए। सेरेंडिपिटी मीन्स बाई चांस, मीन्स एक्सीडेंटली कोई दवा, बाई चांस मीन्स हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल रूल मीन्स कुछ भी कोशिश की गई ताकि हिट एंड ट्रायल रूल से क्या करें, दवा बनाई जा सके। रेशनल ड्रग डिज़ाइन में क्या, जो एग्जिस्टिंग थे, स्ट्रक्चर बेस्ड हो या लिगेंड बेस्ड हो, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन है ना, या फिर लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, ठीक। या फिर जो ऑलरेडी एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, जो ड्रग हैं उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स या जो प्रो ड्रग हैं उनको एक्टिवेट करके देखा जाए, उनके एक्शंस मीन्स जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं उनसे मिलता जुलता हिसाब किताब जो भी है वो रिसेप्टर पे किस तरह से बाइंड करते हैं, उन्हीं में थोड़े चेंजेस करके देखे जाएं। तो इस तरह से करके भी दवा की ड्रग डिस्कवरी की जा सकती है। अब अगर ड्रग डिस्कवरी हो गई, ड्रग की डिस्कवरी अगर हो गई तो फिर क्या करेंगे हम लोग, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। देखो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में सब कुछ हो, पूरा का पूरा कैसा है, एक्सपेरिमेंटल फेज। कैसा है, एक्सपेरिमेंटल फेज होता है, कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, इस पे एक्सपेरिमेंटल फेज। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, प्री क्लिनिकल फेज है ना। तो इस फेज में क्या होता है, दवा बन के आपकी रेडी हो गई। अब जब दवा बन जाएगी तो सीधा तो ह्यूमन को लगा नहीं दी जाएगी, उसके पहले क्या करते हैं, एनिमल्स पे, अलग अलग तरह के एनिमल्स पे क्या करते हैं, उस ड्रग की टेस्टिंग की जाती है। जैसे माइस हो गए, माइस पे सक्सेस हुआ तो रैबिट पे हो गया, रैबिट पे सक्सेस हुआ तो और दूसरे एनिमल्स पे हुआ। कुल मिला के उसकी स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस से गुजर के अगर पूरी तरह से ये सारे एक्सपेरिमेंट मीन्स जितनी भी ज़रूरत होती, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिफोर ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू ह्यूमन बींग्स, इसके पहले मीन्स ड्रग ह्यूमंस को लगाने के पहले की जितनी रिक्वायरमेंट हैं वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट और सारा का सारा डेटा कंप्लीट कर लिया जाता है। एक्सपेरिमेंटल फेस में हर तरह के एक्सपेरिमेंट कर लिए जाते हैं, चाहे माइस हो आपका, चाहे रैबिट हो, है ना, और भी एनिमल्स जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं जिस पे लगता है अगर यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये रिपीट किए जाते हैं, नहीं तो फिर दूसरे एनिमल्स पे ट्राई किया जाता है। जब सारी की सारी स्टडी, पूरी की पूरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है, उसके बाद फिर चालू होता है क्या, क्लिनिकल ट्रायल फेज़। फिर क्या चालू होता है, क्लिनिकल ट्रायल फेज़, यानी कुल मिला के देखा जाए तो ट्रायल का सबसे लास्ट फेज़, क्लिनिकल ट्रायल फेज़ में सबसे लास्ट। इसके बाद जो है अगर क्लिनिकल ट्रायल फेज़ अगर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है फिर ड्रग चली जाती है अप्रूवल के लिए फाइनल।
क्लिनिकल ट्रायल फेज है ना। अब क्लिनिकल ट्रायल फेज में क्या करते हैं, इसको कई फेज़ में बांट दिया गया है। अचानक से ऐसा तो है नहीं कि प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज या एक्सपेरिमेंटल फेज अगर मान लिया सक्सेस हो गया तो ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ जाके फटाफट जाओ जितने कोरोना पेशेंट उन सबको लगा दो या सारे ह्यूमन बींग्स को लगा दो। उसके पहले देखा जाता है, क्योंकि अभी तक ये एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया, अब ह्यूमंस पे किस तरह से एक्शन शो करेगा। तो इसीलिए ह्यूमंस पे एक्शन शो अगर देखना है तो ऐसा तो है नहीं पेशेंट को आप लगा दोगे। पहले जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो अच्छे से खाते पीते जवान होते हैं, क्या करते हैं, उनके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यानी फेज़ 1, इसको 4 फेज़ में बांट दिया गया है। फेज़ 1, तो फेज़ 1 में क्या करते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स ले लिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, हेल्दी वॉलंटियर्स। हेल्दी ये जो है 25 से लगभग 100 लोग, ठीक, 25 मिल गए तो ठीक, 100 मिल गए तो ठीक, क्योंकि इसमें ज़बरदस्ती काम नहीं होता है। ये इटसेल्फ अगर आपकी इच्छा है, इसका बाकायदे पैसा भी दिया जाता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होता है, पहले लिखवा लिया जाएगा, ठीक, सारी रिपोर्ट्स आप लोगों को दिखा दी जाएंगी, आपका सारा चेकअप कर लिया जाएगा कि ये दवा आप झेलने लायक हो कि नहीं, ठीक। तो ये हेल्दी वॉलंटियर्स मीन्स जैसे 25 साल 30 साल के जो जवान होते हैं, जो खाते पीते हैं, उसका एक क्राइटेरिया है कि उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट इतना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, मेंटल कंडीशन उनकी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो दवा एनिमल्स पे सक्सेस हो गई हो वो ह्यूमन बींग्स पे हो जाए, इसीलिए हेल्दी की बात की गई है, ठीक। अगर यहाँ पे सक्सेस हुआ तो फिर ट्रायल अगले फेज़ में जाता है, किसमें, फेज़ 2 में। अब फेज़ 2 को देखो 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक अर्ली फेज़ 2, एक को बांट दिया गया है अर्ली फेज़ 2 में और लेट फेज़ 2 में। अर्ली फेज़ 2 में क्या करते हैं, लगभग 100 से 200 पेशेंट लेते हैं, 100 से 200 पेशेंट, और जो दवा बनी है ब्लाइंडली जो है क्या करते हैं, सिंगल डोज में एडमिनिस्टर कर दी जाती है 100 से 200 लोगों में, और फिर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। उनकी मॉनिटरिंग करने के बाद वो जब सही से सारा का सारा जो भी डेटा है हमको मिल जाता है 100 से 200 लोगों में सही से, फिर हम लोग जाते हैं आगे प्रोसीड करते हैं फेज़ 2 में, और फेज़ 2 में लगभग 200 से 400 पेशेंट को टारगेट किया जाता है। मीन्स देखो 25 से देखो शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर इंसान का शरीर अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है कोई भी फॉरेन बॉडी जब शरीर के अंदर जाती है। तो वही चेक करने के लिए, इसीलिए 2 या 10 में ये चीज़ पता नहीं चलती है। अचानक ये ऐसा नहीं कि 100 लोगों में हमने देख लिया उसके बाद जाओ पूरे जो है समूह को लगा दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक, क्योंकि अलग अलग इंसान की बॉडी है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अगर 200 से 400 यानी लेट फेज़ 2 अगर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फाइनली हम जाते हैं फेज़ 3 में, और फेज़ 3 में लगभग ये मान के चलो 1000 से 5000 प्लस पेशेंट को टारगेट किया जाता है। मीन्स पूरे जाओ गांव को लगा दिया गया, मीन्स किसी गांव, पूरी एक कॉलोनी, भाई जाहिर सी बात 1000 से 5000 प्लस है, 6000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, जितने मैक्सिमम लोग मिल जाएं। जगह जगह पे मल्टी सेंटर्स बना दिए जाते हैं, उनकी किसके लिए, मल्टी सेंटर्स का यूज़ किया जाता है ताकि उनकी मॉनिटरिंग सही तरीके से की जा सके। इन केस अगर कोई पेशेंट के साथ दिक्कत होती है तो उसको सही से फर्स्ट एड या मेडिकल केयर दी जा सके, ठीक। अब अगर 1000 से 5000 प्लस के पेशेंट पे दवा फाइनली सब कुछ ठीक रहा, जो रिक्वायरमेंट हैं, जो उसकी क्या बोलते हैं कि एनालिटिकल रिक्वायरमेंट है, थेरेपेटिकल रिक्वायरमेंट है, मींस जो कुछ भी दिया गया है क्राइटेरिया वो सारा फुलफ़िल हो जाता है, तो उसके बाद जाते हैं फेज़ 4 के लिए। फेज़ 4 को पोस्ट लाइसेंस फेज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट लाइसेंसिंग फेज़ बोलते हैं। इस फेज़ में क्या करते हैं, जो भी तीनों फेज़ का डेटा है, जो भी तीनों फेज़ का पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं PSUR, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट,
ठीक, ये सबमिट कर दी जाती है। सबमिट करने के बाद इस पे क्या होती है, जो डेटा है वो बाकायदे फिर से एनालाइज किया जाता है और फिर से इसको अप्रूवल दे दिया जाता है, और अप्रूवल अगर मिल गया तो मार्केट में दवा क्या कर दी जाती है, लॉन्च कर दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एकेडमिक्स में स्कोप। देखो एकेडमिक्स में, देखो रिसर्च हमने देख लिया, एकेडमिक्स में क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक अंडर ग्रेजुएट के लिए, एक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अंडर ग्रेजुएट में क्या क्या स्कोप है, देखो हम क्या क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग। ठीक, अंडर ग्रेजुएट में आपका देखो लगभग डी फॉर्म, और अगर बी फॉर्म पास आउट नहीं है तो बी फॉर्म, क्योंकि बी फॉर्म पास आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा। जब तक पास आउट नहीं तब तक क्या है, अंडर ग्रेजुएट। ठीक, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग के बारे में, ड्रग के बारे में, ठीक, वो ड्रग किस तरह, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह ड्रग बॉडी में जाएगी, किस तरह से उसका एडीएमई होगा, किस तरह से रिसेप्टर पे बाइंड होगी, किस तरह से उसका एक्शन होगा, किस तरह से उसके रिएक्शंस होंगे अगर एडवर्स इफेक्ट है तो। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे क्या करते हो भाई, सॉल्यूशन बनाते हो लैब में, एलिक्जर्स हैं, ड्रॉट्स हैं, पॉल्टिस है, इमल्सन है, सस्पेंसन है, टैबलेट है, कैप्सूल फिलिंग है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के बारे में नॉलेज बढ़ता है, जानकारी मिलती है, स्कोप है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की टेस्टिंग की जाती है, चाहे अल्कलॉइड्स की हो, चाहे एक्सट्रैक्शन हो, है ना, या कुछ रिएजेंट डाल के अलग अलग ग्लाइकोसाइड्स हैं, या ड्रग कोई भी ड्रग है, मॉर्फिन है, या जो भी है, कुल मिला के आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में इसका स्कोप है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर दी जाए तो थोड़ा सा हाई हो गया, जैसे मैंने एमफॉर्म जब किया। ठीक, तो बेसिक रिसर्च, भाई एमफॉर्म जब अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो एक रिसर्च वर्क आपको करना आना चाहिए, किसी न किसी टॉपिक पर रिसर्च करोगे। ठीक, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लैब में किए जाते हैं। किस तरह से भाई कोई ड्रग ले ली गई, उस ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट किया गया, चाहे माइस के हो, चाहे रैबिट के हो, चाहे फ्रॉग के हो, फिर उस ड्रग का एक्शन देखा जाता है ना। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर क्या आता है, ADME, है ना, ADME, इन सब चीज़, ADME, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसी के बाद जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, दैट इज कम्स अंडर डायनेमिक्स, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। अभी फिलहाल क्या ब्रीफ में जस्ट समझ लेते हैं। थेरेपेटिक ऑफ ड्रग मॉनिटरिंग, जो ड्रग इसके बाद एक्शन के बाद जो ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स होगा, उसकी मॉनिटरिंग की कितनी ड्यूरेशन तक ये ड्रग इफेक्टिव है, कितनी डोज में इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्कोप आता है इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में आता है आपका रिसर्च वर्क। सारी इंडस्ट्रीज़ के, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिनके अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब होती हैं जिनको R&D लैब बोलते हैं, या गवर्नमेंट की भी, जैसे अपने लखनऊ में CSIR लैब है, CDRI जिसे बोलते हैं, CMAP है ना। तो अलग अलग तरह की लैब है जहाँ पे भी रिसर्च का बहुत सारा स्कोप होता है। मेडिकल एडवाइज़र की तरह काम किया जा सकता है। मेडिको दवाओं की नॉलेज, यानी उसकी मार्केटिंग, मार्केट में उसकी मार्केटिंग की जाती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, इंडस्ट्री में एक टीम होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम। ठीक, उसमें पार्टिसिपेट, जैसे F&D फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग का काम, बहुत सारा ऐसा स्कोप है आफ्टर डी फॉर्म या आफ्टर बी फॉर्म। अगर किसी को देखना है कि क्या क्या स्कोप हो सकता है, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं आफ्टर डी फॉर्म या आफ्टर बी फॉर्म, तो AV मोटिवेशन पे मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है कि स्कोप आफ्टर डी फॉर्म एंड आफ्टर बी फॉर्म इन इंडस्ट्री। बेसिकली इंडस्ट्री के ही डिपार्टमेंट्स के बारे में, इंडस्ट्री में क्या क्या कर सकते हो डी फॉर्म या बी फॉर्म के बारे में, उस वीडियो को अगर देखना चाहो तो आप लोग AV मोटिवेशन पे देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। फिलहाल पहला चैप्टर, ये कोशिश थी कि आज पहले उसमें ख़त्म हो जाए एक ही लेक्चर में। कल से नेक्स्ट लेक्चर चालू होगा। ठीक है, बाय।